संबंध टॉपिक की बात कर रहे थे आपसे। किस टॉपिक की? संबंध, रिलेशन। रिलेशन को यहां पर आर से व्यक्त किया गया है। किससे व्यक्त किया गया? आर से। आर कहां से आता है? आर कोई समुच्चय दिया होता है, जो समुच्चय दिया होता है उसी के कार्तीय गुणनफल से प्राप्त समुच्चय का उप समुच्चय होता है आर। ये बिल्कुल बेसिक की बात है, जब संबंध आप पढ़ना शुरू करते हो तो जरूर देखते रहिएगा। आगे चलते हैं हम बच्चों। बात करें, हमने पिछले प्रश्न में बात करी थी, बुक हमारे पास सामने है तो हम आपको बता दें कि इसमें प्रश्न नंबर 9 हमने कल किया था। प्रश्न नंबर 10 में 5 पार्ट है, वो पांचों आप घर से करिएगा, क्योंकि उसमें सब में क्या है। जैसे पहला पार्ट देख रहे हैं, कह रहा ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। ये जो 5 है प्रश्न, इन पांचों के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, आपके एग्जाम्पल्स में चर्चा हो चुकी है, तो वो सब आप घर से करिएगा। जैसे हम आपको एक नमूना बता दें, मान लो इसका पहला प्रश्न है, कह रहा सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो अगर जस्ट हम यहीं पर ऊपर देख ले किसी प्रश्न में, तो कह रहा है कि सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। देखो प्रश्न नंबर हमें दिखाई पड़ रहा है 6 नंबर। देखो आप 6 नंबर में क्या लिखा, क्या सिद्ध करना? आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है न संक्रामक। बोलिए बच्चों, हाँ ना तो बोलिए। 6 नंबर देखा क्या करा है? आर सममित तो है किंतु न तो स्वतुल्य है न, तो यही तो सिद्ध करा रहा है इसमें, सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो आप समझ गए। 10 के फर्स्ट में आप क्वेश्चन नंबर 6 का एग्जांपल दे दीजिए, है ना। इस तरह से आप सारे देख लीजिए कहां से कौन मैच कर रहा है, आप समझ गए होंगे। अब वो कर लीजिए घर के लिए सारे प्रश्न है। तो 10 नंबर आपका क्या करना है? HW है में करना है। फिर भी कहीं पर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे बोलिएगा, हम आपको दोबारा से सो करा देंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किसी प्रश्न में है। ये सारे अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर जितने प्रश्न कर चुके उन्हीं में से 5 मिल जाएंगे। फिर भी आपको चाहिए तो हम बता देंगे। आगे चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर देखिए आप लोग, क्या कहते हैं? कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, वाह क्या बात है। अभी हम कल ही चर्चा कर रहे थे और कोई शॉर्ट वीडियो शायद एक अपलोड किया है, तो उसमें हम क्या कह रहे थे, आप लोगों से भी कह रहे थे कि वो जो संस्कृत का श्लोक बना है उसका एक शब्द हमने केवल कहा था कि आप लोग बच्चे कहते हैं सर जी नंबर, तो देख लेना शॉर्ट वीडियो में। आइए प्रश्न की बात करते हैं, चूंकि लेट हो गए हैं पहले से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। किसकी बात करते हैं? स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध की। अब बच्चों हमें याद है स्वतुल्य में क्या सिखाते थे बच्चों, हमने कहते थे कोई अवयव स्व के तुल्य है, वो इसमें आर में अगर ये कोटि भुज के तुल्य है और आर से रिलेटेड है, आर माने जो हमारा संबंध, इसका मतलब क्या होगा? ए से रिलेटेड है, ये अवयव इससे रिलेटेड है, सेम है का। और रिलेटेड किस बात का है? स्वतुल्य है, खुद के तुल्य है, ये संबंध उसमें है। तो ये अगर हमारा संतुष्ट करता तो हमारा स्वतुल्य हो जाता है। आज के प्रश्न में आप देखिए उसने कहा है पी क्यू बिंदु, पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के समान है, से दूरी समान है। मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप पकड़िए पॉइंट, पी और क्यू क्या है? बिंदु है। पी और क्यू क्या है? अभी तक प्रश्नों में जितने प्रश्न आपने करे सब में ये अक्षर स्मॉल लेटर आते थे यहां पर, याद दिलाओ में ये दिया था युग्म के रूप में, और फिर ए और बी में संबंध देता था, कहीं ग्रेटर देन, कहीं लेस देन, कहीं इक्वल टू, कहीं कुछ भी, कहीं कह रहा था मॉडुलस हो उनका डिफरेंस का, 4 का गुणज हो, कहीं सम, इस टाइप से। तो ये मिलते थे भुज और कोटि में, बिंदु मिलते थे, कोई क्या मिलते थे? अवयव मिलते थे कोई समुच्चय। आज के प्रश्न में बिंदु मिले। क्या मिले हैं? बिंदु मिले। तो ये बात जागना है, आपको देखना है। तो हम स्वतुल्य की बात करें। स्वतुल्य की 10 नंबर होमवर्क, स्वतुल्य की बात करते हैं। पेन ले ले, चलिए अब देखिए कोई बिंदु ले लीजिए। हम क्या करते थे फिर आपको याद दिला में, हम करते थे स्वतुल्य में स्व के तुल्य ये
करते थे। आज के प्रश्न में क्या करना है, बिंदु लेना है। यहाँ पर कौन बिंदु लेना है? अब बिंदु भी कैसा, स्व के तुल्य। तो हमारा मन करता हम पी क्यू ले लें, तो प्रश्न कहता नहीं नहीं, स्वतुल्य की कंडीशन की बात करते हो तो फिर पी और क्यू कैसे ले लोगे, एक बिंदु ले कोई। तो हमने कहा ठीक, पी बिंदु, एलिमेंट्स ऑफ आर। अब ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, खुद ही प्रश्न कह रहा है कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के समान है। जो भुज है उसकी मूल बिंदु से दूरी और जो कोटि है उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो यहां पर क्या हो गया, इस बिंदु की पी की मूल बिंदु से दूरी और इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान। प्रश्न कह रहा है, परिभाषा कह रही है ओपी बराबर ओपी। यही तो हम चाहते थे, स्व के तुल्य हो जाए, स्व के तुल्य हो जाए। तो हमारा क्या हो गया, इसलिए स्वतुल्य। आर एक स्वतुल्य समुच्चय है। अगर हम रफ की बात करें, अगर हम रफ की बात करें बच्चों, इस तरह से, इसमें कोई बिंदु ले लो जाके आप, मान लो कोई बिंदु आप ले लिए, पी लिया, जैसे कौन सा लिया था, पी। अब मूल बिंदु ये हो गया आपका, हो गया। तो मूल बिंदु जब हो गया तो ओ से दूरी पी की। अब हम कह रहे हैं ओपी ओपी के बराबर है, ओपी ओपी के बराबर है। यही प्रश्न में कहा है, जो बिंदु पी लिया आपने, जो स्थान लिया है उसकी मूल बिंदु से दूरी, उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, बराबर। वो प्रश्न कह रहा है जो कोटि है, कोटि पर भी वही है, भुज पर भी वही है, तो बराबर हो गया, स्वतुल्य हो गया। इसको हम बताने की आवश्यकता नहीं थी। समझ गए होंगे आप। चलिए हम आगे चलेंगे सममित पर। सममित संबंध चलते हैं। फिर दो बिंदु ले लो, पी क्यू एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, परिभाषा क्या कहती थी, एलिमेंट्स ऑफ आर, ये तो परिभाषा थी। अब जरा देख लीजिए प्रश्न की जो परिभाषा पी क्यू की, इसकी क्या है। अगर हम इसको लिख दें एक बार दोबारा से आपके पास, पी क्यू एलिमेंट्स ऑफ आर, ये इंप्लाइज करता है, ये क्या इंप्लाइज करता है, वो प्रश्न देखो जाके। पी क्यू साफ लिखा है, वही तो पी क्यू है। पी क्यू कहां से, आर का तो अवयव है, आर का युग्म है, आर का ऑर्डर्ड पेयर है, आर का जोड़ा है, आर समुच्चय में रखा है। तो क्या करा, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, इसको बच्चों हम एक बार लिख देते हैं, आपको मजा आ जाता, और मजा आना बड़ा जरूरी है। पी क्यू सच दैट, प्रश्न में दिया है ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। जो गाना उसने लिखा है ना, इतिहास भूगोल, उस इतिहास भूगोल को आप समझ जाइए। वो हमेशा जानते हो, ओरिजिन माने मूल बिंदु निर्देशांक की ज्यामिति में ओपी बराबर क्यू लिख लीजिए, ये उसने कहा था। अब देखो तो पी क्यू का क्या मतलब है, वो देखो, पी क्यू का मतलब वो लिखा सामने, तो आप क्या लिखोगे इसको, ओपी बराबर ओ क्यू। स्पष्ट है, बोलते चलिए, ठीक है। क्यू की पी का क्या मतलब है, पूछो चल के अपनी परिभाषा से, क्यू पी, फिर वही क्यू पहले हो जाएगा तो क्यू की मूल बिंदु से दूरी, पी बाद में हो जाएगा तो पी की मूल बिंदु से दूरी बराबर। अब बताओ, अगर दोनों को तुम देख लो तो ओपी बराबर ओ क्यू बराबर पी, यही तो ऊपर का परिभाषा हमारी है कि पी क्यू से रिलेटेड है तो क्यू भी पी से रिलेटेड है। किससे, कौन से, काहे संबंधित है, ग्रेटर देन लेस देन के इक्वल टू के बटे से, काहे से भैया, बराबर से। प्रश्न कह रहा, इसलिए आर एक सममित संबंध है। आगे चलेंगे बच्चों, हम सममित स्वतुल्य की बात करेंगे।
संक्रामक की बात करेंगे। संक्रामक संबंध। चलते हैं हमेशा की तरह से। पी क्यू एलिमेंट्स ऑफ आर तथा क्यू आर, पी क्यू वन आर क्यू आर। बच्चों आर नहीं लेंगे क्योंकि आर प्रश्न में खुद दिया ना, कंफ्यूज हो जाओ कि क्यू आर, जबकि यहां पर आर का मतलब क्या, कोई स्थान है तो कोई दूसरा ले लो। पी क्यू, ये पी क्यू का हम ए भी कर सकते थे, पर पी क्यू में तुम्हें सुविधा रहती है, प्रश्न में दिया है इसलिए फटाक से तो मजा आ जाता है, ओपी बराबर क्यों लिखो जब दिया है, इसलिए लिख दिया। तो अब लेकिन यहां बात फंस रही है, तो क्यू कोई दूसरा बिंदु ले लो, कौन ले लोगे, एस ले लो या टी ले लो या यू ले लो या ए ले लो, तो पी क्यू आर एस ले लो, एस एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, क्या बताया था, ये इससे संबंधित हो जाए, पी एस से संबंधित हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा संबंध संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, हम जरा दोबारा से लिख दें, इसका मतलब क्या था, पी क्यू एलिमेंट्स ऑफ आर का मतलब क्या था, चल के प्रश्न में पूछो चल करके, पी क्यू का मतलब क्या था, वो था ओपी बराबर ओ क्यू। क्यू एस का मतलब क्या था, क्यू एस का आर में संबंध क्या था, यहां पर क्यू और एस सेट हो गए तो वही बात बन गई जा करके, ओ क्यू बराबर ओ एस। आगे क्या है, पी एस हो गया, एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट क्या हो गया, वही बात वही परिभाषा, ओपी बराबर ओ एस। जरा देख लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या कह रहा है, ओपी बराबर ओ क्यू, ओ क्यू बराबर ओ एस, तो भैया देखो ओपी बराबर ओ एस, नहीं बात समझ में, क्या बना हम लिख दें, आपको मिला ओपी बराबर ओ क्यू मिला था, अब ओपी बराबर ओ क्यू और ओ क्यू बराबर क्या मिला है, बोलो, तो ओ क्यू के बराबर ओ एस लिख दें, ओपी बराबर ओ क्यू और फिर ओ क्यू बराबर ओ एस, तो ओपी बराबर ओ एस नहीं हो गया, तीनों बराबर हो गए, राम का भाई श्याम, श्याम का भाई मोहन, तो एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड, तो एक्स बराबर जेड, इसका रियल ब्रदर ये, इसका रियल ब्रदर इधर, तो ये आपस में रियल ब्रदर, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। आर कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। बच्चों इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, चलने दीजिए। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी दिया उसने, पी जो दिया है इज नॉट इक्वल टू 0 से 0, ये दिया है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। बच्चों देख लीजिए जरा प्रश्न को, हम आपको बता दें, ये देख लीजिए, ये हमारा मूल बिंदु होता है, कौन होता है, मूल बिंदु होता है। उसने एक बिंदु P की बात करी है, एक बिंदु P की बात करी है, और P कैसा बात किया है, देखो उसका मान 0 0 नहीं है, जब P अगर 0 0 हो जाता तो मूल बिंदु नहीं हो जाता वो, इसका मतलब क्या, मूल बिंदु से दूरी पर है, मूल बिंदु से कहीं, अब P बिंदु कहीं ले लो, P का मान क्या हो सकता है, P के मान क्या हो सकता है, कह रहे 0 0 मत लेना, मतलब भुज और कोट 0 मत लेना, इसके अलावा कुछ भी ले लो। जब इसके अलावा कुछ भी लो, जरा देखना, कल्पना करो, मान लो तुमने लिया 2
कामा 1 लिया, 2 कामा 1, तो कहां जाएगा? यहां जाएगा। फिर मान लो तुमने 1 कामा 2 लिया तो यहां जाएगा। कल्पना हम कर रहे हैं, तो इसको जैसे एक लिख दें, 2 कामा 1, इसको क्या लिख दें? 1 कामा 2। इसी प्रकार इधर से आ जाओगे, -2 कामा 1 लोगे। अंदाजा चल रहा बच्चों? और फिर तुमने -1 कामा 2, बोलो यहां जाएगा। इसी प्रकार -2 कामा 2 कहां जाओगे? यहां पर। फिर -1 कामा -1 कामा 1 नहीं, -2 कामा 1 तो हम जाते -2 कामा 1 पर यहां कहीं आते, है ना, और -1 कामा 2 पर यहां कहीं आते, ऐसे, है ना। ये हटा दो इस तरह से। ऐसे इधर भी जाते, 2 कामा -1, बोलो यहां कहीं आते, और 2 कामा -1 कामा 2 यहां कहीं आते, इस तरह से कल्पना कर रहे हैं। अब इनको मिला करके तुम्हारा क्या जाता? वृत्त जाता। देखो ऐसे एक रफ चित्र है, फेयर नहीं। अब बताइए, जो बिंदु P है, कह रहा 0 0 नहीं है, तो P मान लो आपका यहां होता, या P यहां होता, या 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 यहां होता, कहीं पर भी होता। उसने कहा है जो P है वो चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, वो सब क्या है? आपकी रेडियस है। क्या है? रेडियस है। बोलो OP बराबर R माना। आप ना R मानो, आप K मान लो, कोई दूरी मान लो। अब OP बराबर R, कोई बिंदु P कहीं पर ले रहे हो आप, 0 0 नहीं है, इसका मतलब केंद्र पर नहीं है। जब केंद्र पर नहीं तो उसकी दूरी कुछ न कुछ बनती है, जो भी दूरी बनती है उसको प्रश्न शुरू में उसने कहा है कि वो केंद्र से दूरी है, तो केंद्र से दूरी OP हो गई। अब तमाम सारे बिंदु हो गए, सबकी दूरी क्या रहेगी? समान। P जहां कहीं भी लो उसकी दूरी क्या है? केंद्र से है, तो सेम दूरी हो गई। क्या हो गई? सेम दूरी हो गई। तो इस तरह से क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। क्या प्रश्न कह रहा है? जो कह रहा हो वही भाषा लिख दें हम प्रश्न में। एक ऐसे वृत्त को निरूपित जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है, संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या करता है? P से होकर जाने वाले, P से होकर जाने वाले। बच्चों हम किताब से लिख रहे हैं भाषा, आप भी लिख दीजिए, P से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करता है। वृत्तों को निरूपित करता है। किससे निरूपित करता है? वृत्तों को। आप समझिए जरा, जिसका केंद्र मूल बिंदु, हाँ केंद्र मूल बिंदु। अब एक विद्यार्थी कहता सर आप बताओगे जरा, हम P बदले दे रहे हैं, हम P लेंगे 6 कामा 12 और फिर लेंगे 1 कामा -2, ऐसे 1 कामा -2 यहाँ पर बनाओ वृत्त। तो हम कहीं वृत्त बनाएंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ऊपर लगाई थी उसने। कंडीशन क्या लगाई थी? क्या कंडीशन लगाई थी? P बिंदु लिया है, P बिंदु, तो इसका मतलब P यहां पर है, तो P यहां पर भी है। P यहां एक बिंदु उसने कहा है, एक ही बिंदु कहा, तो जो P है वो यहां पर P है, तो जो P का निर्देशांक होगा वो जो इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा। तुम कहोगे नहीं सर हम तो दूसरा बिंदु लेंगे, तो दूसरा लोगे तो फिर वो कंडीशन खत्म हो गई। उसने तो मात्र P की बात करी है। किसकी बात करी है? केवल P की बात करी, क्योंकि जिक्र नहीं किया, तो P के लिए बताना है आपको। तो इसमें P तुम कहते हो सर हम यहां लेंगे, हाँ ले लो। तब जब यहां लोगे तो फिर दूसरा जो बिंदु P लोगे जाकर के, मान लो P का मान एक आपने यहां लिया कोई बिंदु, अब P का कोई दूसरी कल्पना करते हो, तो निर्देशांक बदलोगे, तो कहीं जाओगे, उसकी दूरी केंद्र से तो बराबर होगी, केंद्र से बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि परिभाषा में है। ये देखो, आप P ले, यहां भी P लोगे तो OP बराबर OP तो रहता ही है, इसलिए केंद्र O से होकर जाने वाले वृत्तों को निरूपित करता है। ये सिंपल सी बात थी, इसको नोट करिए। हम अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्या लिखा है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं उन सभी के समुच्चय को क्या कह दिया हमने? ए कह दिया। प्रश्न में नहीं कहा था ए, उसने कहा था सभी समुच्चय, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से आपने ये आर लिखा है। आर उप समुच्चय है किनका? सभी समुच्चयों के आपस में क्रमित गुणनफल का। तो ए हमने लिख दिया सभी समस्त त्रिभुज है, समस्त त्रिभुजों को इकट्ठा कर दिया, जो समुच्चय बन गया वो ऊपर लिखा है। अब आर उसने परिभाषित किया, दो त्रिभुज लिखे हैं। T1 T2 किसको व्यक्त कर रहे हैं? समरूप त्रिभुजों को। T1 और T2 किसको कर रहे हैं? समरूप त्रिभुजों को कर रहे हैं। अब देखते हैं हम सतुल्य की बात करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? सिंपल सा। देखना हम क्या लिखेंगे? T1 T1 एलिमेंट्स ऑफ आर। ये क्या इशारा कर रहा है बताओ? प्रश्न की परिभाषा क्या कहती है? T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है। तो ये T1 क्या है? T1 के समरूप है। तो भैया ये तो खुद के समरूप है। कोई भी चित्र खुद के समरूप है। हम अपने रूप के समान है। हमारा जो रूप है वो हम अपने रूप के समरूप है। अपने रूप के हम तुल्य हैं, तो सब लोग अपने रूप के तुल्य हैं। तो ये खुद का खुद से तुल्य T1 T2। और वो तो कह रहा था T1 T2 के समरूप दो त्रिभुज को यहां अलग अलग, वो समरूप दूसरे कंडीशन लगा दिए, और यहां तो खुद वही है। तो क्या हो गया? सतुल्य हो गया। क्या हो गया? सतुल्य हो गया। कोई भी त्रिभुज है वो खुद के तुल्य होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करो, मान लो कोई त्रिभुज ले लें एक हम, मान लो 3 4 5 A B C। अब समरूप त्रिभुज का मतलब क्या है? कि इसके त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो। बताओ, अगर ये 45 है, ये जो भी है तीनों कोण है, तो खुद ए का कोण ए के बराबर है, बी कोण बी के बराबर, सी के कोण सी के बराबर है। खुद के तो समरूप है। इस तरह से माने यही त्रिभुज हम सेम और बना दें तो क्या मतलब रह गया उसका? सेम रह गया। तो इसलिए हमने कहा। दूसरी बात समरूप की क्या है? कि इनकी भुजाएं खुद के समानुपाती हैं। खुद के समानुपाती है तो सिंपल सी बात है, 3/3 4/4 5/5 क्या हो जाएगा? बराबर 1 है तो आएगा। तो समान है, सब समरूप रहेंगे। इसलिए इसकी हमें जरूरत नहीं थी। आगे चलते हैं समरूप पर। T1 T2 elements of R implies that T1 T2 elements of R। इसका मतलब क्या है? T1 T2 के समरूप है और T2 T1 के समरूप है। तो देखो इसका मतलब क्या है? T1 समरूप त्रिभुज है T2 के। तो ये क्या मिल जाएगा? इंप्लाइज दैट T2 समरूप त्रिभुज है T1 के। बोलो, कोई त्रिभुज एक है आपका, ये त्रिभुज इसके समरूप है। ये T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। राम श्याम के रूप के समान है तो श्याम राम के रूप के समान नहीं हो गया यार? वो दोनों के बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, भाई भाई लगते हैं। जो उसका भाई लगता तो वो भी तो उसका भाई लगता। बोलो, तो क्या हो गया? इसलिए R एक सममित संबंध है। कैसा संबंध है? सममित संबंध है। इस तरह से आगे चलें संक्रामक पर। T1 T2 एलिमेंट्स ऑफ R तथा T2 और T3 एलिमेंट्स ऑफ R
implies that ये T1 T3 एलिमेंट्स ऑफ R। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो बच्चों, ये देखो क्या कह रहा है, परिभाषा क्या कह रही है, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है तथा T2 समरूप है T2 T3 फिट कर दो तो वो समरूप हो जाएंगे, T2 T3 समरूप है, बराबर क्या है, T1 समरूप त्रिभुज T3 के। ये परिभाषा कह रही है। अब इसको चेक कर लो कि हमारा सही है कि नहीं सही है। देख लो, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप होगा। देख लो, अथवा इसी बात को हम यहां लिख दें दोबारा से आपके समझने के लिए, अथवा T1 समरूप त्रिभुज T2, बोलो, और क्या दिया ऊपर, T2 समरूप त्रिभुज T3। तो क्या मतलब बना, देखो, T1 समरूप त्रिभुज T2 और T2 किसके समरूप है, T3 के, तो T1 T3 नहीं समरूप हो गया। अब देखो, ये भाई साहब T1 है, ये भाई साहब T2 है, ये भाई साहब T3 है। T1 समरूप है T2 के और T2 समरूप है T3 के, तो ये भी तो आपस में समरूप हो गए। इंप्लाइज दैट T1 समरूप त्रिभुज T3। इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, इसलिए क्या कहा जाएगा, R एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, इक्विवेलेंस कहा जाता है, तुल्यता संबंध है। बच्चों सिंपल सा है बिल्कुल। ये चित्र तुम ये ना कहोगे सर बराबर, चित्र हम छोटे बड़े कर सकते हैं। रूप में समानता की बात नहीं होती कि भुजाएं बराबर है, रूप में अनुपात की बात होती है। हो सकता है इसकी भुजा 3 हो और इसकी भुजा 6 हो और इसकी भुजा 9 हो, इसकी भुजा 5 हो, इसकी 10 हो, इसकी 15 हो, उनके अनुपात समान होते हैं या संगत कोण समान होते हैं, ये कहा गया है। तो चित्र से मत जाइएगा। तो सिंपल सा प्रश्न बच्चों, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं और चलने दीजिए। इसी का अगला पार्ट देखिए क्या लिखा इसमें, क्या उसने लिखा है, त्रिभुज की बात कर रहा है। 2 त्रिभुज बच्चों दिए उसने, हम त्रिभुज बना ले रहे हैं। त्रिभुज बना ले रहे हैं, 3 त्रिभुज उसने दिए हैं, तीनों को भुजाएं दे रखी हैं, 3 4 5। A B C P Q R X Y Z भुजाएं दी उसने। जो बच्चों भुजाएं हमें बता रही हैं, क्या बता रही हैं, उसने कहा भी है कि भुजाओं 5 12 13, भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज सब दिए। कौन दिए, समकोण 3 4 5। क्या लिखेंगे, 3 4 5। और क्या लिखा उसने, 5 12, तो 3 हमने नीचे से है, तो 5 12 13। और क्या लिखा है, 6 8 और 10। ये सब समकोण त्रिभुज भुजाएं हैं, आप जानते हो। अब इसमें प्रश्न से बच्चों कहा क्या है, किताब देखी, प्रश्न देखा आपने, कह रहा है कि जो समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी, वो ए दिया था ऊपर, आपको याद होगा, ए सभी त्रिभुजों के समुच्चय को व्यक्त कर रहा था, ठीक है। तो उसने कहा है कि विचार करो और बताओ T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। संबंधित किस बात के लिए, कौन सी परिभाषा दी थी, कौन सा संबंध दिया गया था, तुल्यता का। किसका दिया गया था, क्या दिया गया था, क्या दिया गया था, तुल्यता नहीं साहब जी, दिया गया था समरूप। क्या दिया गया था, समरूप। इसे जागते रहिए आप लोग, ठीक है। समरूप कहा गया था। क्या कहा गया था, कैसे विद्यार्थी हैं जो सोते रहते हैं,
ये क्या लगा दे, T1 T2 के समरूप है। जो त्रिभुज ले रहे हैं उसमें समरूप का संबंध बताना है आपको। क्या बताना है? समरूप का संबंध बताना है। आइए वापस, तो जो त्रिभुज दिए आपके सामने, इनकी भुजाओं में, इनके त्रिभुजों में हमें समरूप का संबंध बताना है कि है कि नहीं है तो किन में है। तो समरूप की दो शर्त है, समरूप की बच्चों दो शर्त है, उनके कोण समान होने चाहिए। उनके कोण, अगर कोण समान हुए तो उनको समरूप लिख दो। तो हम कोण देखें चल करके, कोण देखें चल करके। प्रश्न कह रहा सर कोण मत देख लेना आप। क्यों कह रहा? वो भुजा भुजा चिल्ला रहे, तुम कोण के चक्कर पड़े हो। समरूप की दो शर्तें हैं, तीनों, दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान हो, नंबर एक। नंबर दो, दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो, माने अनुपात में हो, माने बटे हो, उनके मान बराबर हो, तो समरूप होता है। तुम कह रहे सर जी कोण देख लो, क्या पढ़ते हो गणित में? कोण कैसे देख लें? जो चीज दी गई होगी वहां चलना पड़ेगा। उसने भुजाओं का जिक्र किया है, इनमें देखो क्या भुजाएं किसी त्रिभुज की समानुपाती है? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। हाँ बच्चों देखो, इसका कर्ण, इसके कर्ण 5/10, इसका 3, इसका 6, इसका 4, वाह बराबर हो गया। तो पहला त्रिभुज मान लो, ये त्रिभुज भाई साहब T1, ये त्रिभुज T2, ये त्रिभुज T3। इनमें देखो संबंध, तो T1 T3 समरूप हो गए, T1 T3 समरूप हो गए। इनके नाम लिख दो जरा, लिखो AB बटे बोलो जरा XZ बराबर, हाँ कुछ भी ले लो, AB, अरे AB कहां लिख रहे थे? हमने लिया था AC, क्या लिया था? बराबर AB बटे XY बराबर BC बटे ZY। क्या मान था इसका? देखो 5/10, इसका क्या था? 4/8, इसका क्या था? 3/6। समझ गए होगे? इसलिए T1 समरूप त्रिभुज है T3 के, T1 समरूप त्रिभुज है T3 के। बताइए तुमको सर जी इनका संबंध समरूप बना दो। हाँ बना लो, बिल्कुल बनाओ, कर लो अनुपात 5/6 और 12/8 और 13/10 अगर समान आ जाए तो समरूप लिख देना चुटकी में। नहीं आवे तो कह देना सर समरूप का संबंध नहीं है। तो किसी में नहीं है, आप देख लीजिए, केवल T1 और T3 का आपस में समरूप का संबंध है। ये प्रश्न उसने कहा। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सरल से प्रश्न है। आपको डर लगे, घबराहट हो, इसका मतलब आप पढ़ने में बहुत वीक हो। वीक का मतलब पढ़ते नहीं हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्या प्रश्न में कहा है कि बहुभुजों का समुच्चय दिया है आपको। बहुभुज त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, खटभुज होगा, अष्टभुज होगा, 10 भुजा होंगे, n भुजाओं का बहुभुज होगा। तो कह रहे बहुभुज का समुच्चय, तमाम सारे बहुभुज, त्रिभुज भी होगा उसमें, सब होंगे जितनी भी आकृतियों के संभव है, बहुभुजों का समुच्चय इकट्ठा कर दिया। किसमें? समुच्चय ए में। उसमें से कह रहा आर आपका उठा लिया उसने। आर कौन? आर P1 P2, P1 तथा जो बहुभुज लिए गए हैं उनकी भुजाओं की संख्या क्या है? समान। बिल्कुल सिंपल, सबसे सरल प्रश्न प्रश्नावली का। P1 तथा P2 की संख्या समान। एक P1 बहुभुज हो गया, दूसरा P2 बहुभुज हो गया, उनकी भुजाओं की संख्या समान। बस ये बताना है आपको। तो देखो हमने P1 P1 लिख दिया। इसमें अगर दोनों P1 है तो क्या P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है? तो भैया P1 और P1 की संख्या समान होगी। P1 व P1 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 की भुजाएं, P1 की भुजाएं स्वयं की भुजाओं के समान है। बोलिए P1 कोई बहुभुज है? P1 हमने कहा त्रिभुज है, तो भैया P1 बराबर P1, जितनी इसकी भुजाएं उतनी इसकी भुजाएं। चतुर्भुज है, आयत है, तो 4 भुजाएं इसकी तो 4 भुजाएं इसकी। इसमें P2 ले लिया आपने, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, तो पंचभुज बराबर पंचभुज के। इसकी P2 है तो P2 खुद के बराबर 5 भुजाएं उसकी हैं। बोलो
तो ये क्या है? ये सतुल्य है। क्या है? त्रिभुज त्रिभुज, चतुर्भुज चतुर्भुज, पंचभुज पंचभुज, ये सतुल्य खुद अपने के सतुल्य है। तो सिंपल सी बात है। अगले प्रश्न चलते हैं सममित में। P1 P2 ले लीजिए, परिभाषा की बात करते हैं। implies that P2 P1 एलिमेंट्स ऑफ R। क्या मतलब इसका बच्चों है? क्या करा? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यही तो कह रहा। लिखो P1 की भुजाओं, P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या। बोलो, P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या। कौन करा? परिभाषा आपकी। जब P1 की भुजाओं की संख्या P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है तो P2 के बराबर नहीं P1 की होगी। बोलो, हम अपनी पॉकेट में 5 पेन डाले, वो भी 5 पेन डाले पॉकेट में, तो हमारे पॉकेट के 5 पेन और उसके पॉकेट के 5 पेन, तो उसकी पॉकेट में 5 पेन, हमारी पॉकेट में 5 पेन, सेम हो गया ना। तो उसमें कह रहा सेम, तो ये बात हो गई। इस तरह से चलिए, तो इसमें एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3। ये हम लिख दें इसको, जगह हमारे पास कम हो रही, A1 इसको लिख दें A2, नहीं मजा नहीं आएगा, तो अपनी भाषा में लिखो। इसको लिख दो P1, इसको लिख दो P2, इसको लिख दो P3, इसको लिख दो P4। बोलो, तो क्या इंप्लाइज करेगा ये? P1 बराबर P2 और P2 बराबर P1, यहां पर P3 बराबर P4 और P4 बराबर P3। किस बात में? भुजाओं की संख्या में। कोई बहुभुज बना लो, चतुर्भुज बना लो, त्रिभुज बना लो, पंचभुज बना लो, अष्टभुज बना लो, सब भुजाओं की संख्या में क्या होंगे? इसलिए क्या कहा जाएगा? ये R एक सममित समुच्चय है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। चलें संक्रामक में चलिए, क्या लेंगे? P1 P2 एलिमेंट्स ऑफ R तथा P2 P3 एलिमेंट्स ऑफ R implies that P1 P3 के P1 P3 एलिमेंट्स ऑफ R, ये दिखाना है आपको। अब देखिए, P1 की संख्या बराबर P2 के और P2 बराबर P3 के। P1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या के। भुजाओं की संख्या के। बच्चों, P1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तथा ये क्या लिखा है? तथा जागिएगा P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर है किसके? P3 बहुभुज
की भुजाओं की संख्या के, भुजाओं की संख्या के। अब बच्चों बताओ, P1 की भुजा बराबर P2 भुजा, P2 बराबर P3 के, इसलिए P1 बराबर P3। P1 बराबर, सरल भाषा में कहें इसको, अथवा आप केवल P1 बराबर P2 और P2 बराबर P1 बराबर P2 और P2 बराबर P3, तो P1 बराबर P3। किस मामले में? P1 P3 बराबर नहीं, P1 बहुभुज की भुजाएं बराबर P3, केवल भुजाओं की बात कर रही है कि भुजाएं समान, हाँ समान। इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। देखो सर जी हैं क्या आपके? तुल्यता संबंध है बच्चे, स्पष्ट है, सरल है बिल्कुल। चलते हैं आगे, देखो जरा झाको, मोबाइल है कोई, दिखाओ जरा, काल कल हमारा उसमें लगा है। रुक जाओ, रुक जाओ, चल बंद करो। बच्चों इसी में देखिए एक पार्ट और है, उसमें कह रहा 3 4 5 भुजाएं दी हैं। कितनी भुजाएं दी हैं? 3 4 5 भुजाएं दी है। तो कह रहा है किसके लिए क्या करना है? कोई प्रश्न क्या आपका है? समुच्चय क्या कह रहा है? ए का समुच्चय बताओ, ए का समुच्चय बताओ, ये कह रहा ना। तो देखो जरा चित्र बना ले, एक 3 4 5 भुजाएं हमें पता है। 3 4 5, 3 4 5 ये भुजाएं दी हैं इसमें। किसकी भुजाएं हैं ये? किसकी भुजाएं? त्रिभुज की भुजाएं। किसकी भुजाएं हैं? त्रिभुज की। तो 3 4 5 भुजाओं को लेकर के त्रिभुज की आकृतियां बदलते रहोगे तो मिलेगा कैसे? देखो जो आपको परिभाषा दी थी उसमें क्या, कौन समुच्चय दिया था बताओगे आप लोग? कौन समुच्चय दिया था? बहुभुज का समुच्चय दिया था। उस बहुभुज में क्या थे? त्रिभुज भी थे, चतुर्भुज भी थे, पंचभुज भी थे, खटभुज भी थे, अष्टभुज भी थे, इन भुजाओं के बहुभुज भी थे, इन भुजाओं की आकृतियां भी थी। जानते हो नहीं जानते हो? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज, अष्टभुज, जानते हो? तो ऐसी आकृतियां सब दी थी उसमें। अब कह रहा कि भैया केवल 3 भुजाएं दी आपको, 3 भुजाएं दी हैं, और इन 3 भुजाओं का बताओ जाकर के एक का समुच्चय क्या होगा? जब 3 भुजाओं की आकृति आपको लेनी है तो उसमें क्या मिलेगा? त्रिभुज तो मिलेगा। तो जो एक का समुच्चय बनेगा क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। बताइए, फिर सुन लो, गौर कर लो, जो आपका प्रश्न दिया था उसने, आइए वापस, तुम भूल जाते हो। एक तो ये देखो बहुभुजों का समुच्चय दिया था। किसका समुच्चय दिया था? बहुभुज का। अब ए बराबर बहुभुज दिया था। कह रहा अब जो ए में है वो केवल 3 भुजाएं तुम्हें लिख रहे हैं, दे रहे हैं, लिख लो 3 4 5, और भुजाएं 3 दे रहे हैं। अब बताओ ए का समुच्चय बताओ। तो भैया जब ए का समुच्चय लिखे जाकर के तो बहुभुज में क्या बचा? क्या बचा बहुभुज में? बोलते नहीं कैसे विद्यार्थी, क्या पढ़ते हो भैया? बहुभुज लिखा सामने। बहुभुज का समुच्चय में क्या होगा? त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज है, खटभुज है, अष्टभुज है, नवभुज है, 12 भुज है, n भुजाएं भी हैं। बोलिए, अब उसमें प्रश्न में कह दिया है कि हम आपको दे रहे हैं भुजाएं 3 4 5। अब बताओ ए में समुच्चय क्या होगा? ए का समुच्चय क्या होगा? तो कितनी भुजाएं तुम्हें दी गई हैं? 3 भुजाओं से त्रिभुज तो बना पाओगे कि और कुछ बना लोगे? चाहे आधार नीचे कर दो, चाहे लंब ऊपर कर दो, चाहे कर, बनेगा त्रिभुज है आपका। कितना बदलते रहो उसमें आकृतियां। तो ए में जो समुच्चय मिलेगा जाकर के केवल त्रिभुज मिलेगा। सब हट गया। उसने कहा सिर्फ 3 भुजा तुम्हें दे रहे। अब बताओ, तुम्हें इशारा घुमा रहा, जरा सी बात है, तुम समझते नहीं हो। क्या करा? केवल त्रिभुज। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब कह रहा तो 3 भुजाएं दे दी तुम्हें। क्या दे दी? भुजाएं 3 दे दी उसने। भुजाएं ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5, ये भुजाएं दे दी। अब कह रहा समुच्चय ए बताओ। तो ए समुच्चय में जो बताना है तो उसमें त्रिभुज तो आएगा। सिर्फ केवल 3 भुजाएं, 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता है, 4 भुजाओं से बनता है चतुर्भुज, 5 भुजाओं से बनता है पंचभुज। छोटी छोटी बात है। त्रिभुजों का समुच्चय
ये है। समझिए, ऐसे त्रिभुज बनाते रहो। 3 त्रिभुज बना दिए हमने, तो ऐसे जितने त्रिभुज बनाओगे सब त्रिभुज तो बनेंगे। भुजाएं कितनी ले रहे हो? 3, तो 3 भुजाओं लेकर के त्रिभुज तो बना पाओगे। हमने बनाने की कोशिश करी, देख लो कि 4 भुजाएं ले लो, उसमें बन जाएंगे 3 भुजाएं। 4 भुजाएं में 4 भुजाएं बनती हैं। इसलिए इस समस्त ए में क्या मिला जाकर के जो ऊपर बहुभुज दिया था? केवल त्रिभुज मिला। इतनी सिंपल सी बात थी। चलिए नोट करिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों।